नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ALP CBT 2 के अंदर अपनी मौके पर चौका सीरीज चल रही है और इसके अंदर अपन लेकर आए हैं वाइंडिंग। जी हाँ, वाइंडिंग चैप्टर के टॉप 75 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूरे जो क्वेश्चन होंगे उनको व्याख्या सहित पूरा निचोड़ अपन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है, ध्रुव अंतराल की गणना किस सूत्र द्वारा की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ध्रुव अंतराल यानी कि जो पोल पिच होता है, पोल पिच की गणना जो की जाती है वो करते हैं। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि भैया पोल पिच, तो पोल पिच क्या होता है। तो आइए देखते हैं। पोल पिच बराबर होता है कुल खांचों की संख्या, कह दीजिए कुल खांचों की संख्या बटे में पोल की संख्या। तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला होगा। यहाँ पे इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। पोल पिच बराबर होता है कुल खांचों की संख्या बटा पोल की संख्या। यहाँ पे दो अलग अलग पोल होते हैं, यहाँ पे ये अलग अलग पोल, तो इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, पोल पिच कहलाती है। तो ध्रुवों की संख्या नहीं आएगी, खांचों की संख्या बटा ध्रुवों की संख्या। तो खांचों की कुल संख्या बटा कुंडलियों की संख्या नहीं, खांचों की कुल संख्या बटे में ध्रुव की संख्या आती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न अपन लेकर आए हैं यहाँ पे, ये देखिएगा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है, तो देखो अगला प्रश्न है कि एकल स्तर परिवेष्टन में कुंडलियों की आवश्यकता यानी आवश्यक संख्या होती है। तो भैया एकल स्तर का मतलब होता है सिंगल लेयर परिवेष्टन में कुंडलियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे एक लेयर की बात करते हैं तो कुंडलियों की संख्या कितनी होगी। तो अपन कहेंगे अगर सिंगल लेयर की बात कर रहा है, किसकी बात करता है, सिंगल लेयर की अगर बात करता है तो सिंगल लेयर का मतलब होता है जैसे कि इस प्रकार से है। तो यहाँ अपन ये कहते हैं कि भैया ये यहाँ पे अपन ये खांचे काट देते हैं, तो ये खांचे हैं भैया। और इन खांचों में सिंगल लेयर की बात करते हैं तो देखो जैसे अपन एक कॉइल इसके अंदर यो डाली, तो भैया एक कॉइल डाली तो एक कॉइल जो है दो खांचों के अंदर आ गई। कितने खांचों में आ गई, दो खांचों में आ गई। तो यहाँ पे इसका बात करते हैं, ये देखो इसमें इसकी बात करते हैं तो ये आ गई इसमें, ठीक है। और अगर मैं एक और यहाँ पे बना दूँ, यहाँ इस प्रकार से, तो यहाँ पे एक आ जाएगी इसमें। तो 1 2 3 4 हो गई ना। 4 तो हमारे पास में कुंडली है, लेकिन खांचे देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 खांचे हैं और 4 वाइंडिंग है। तो भैया यहाँ पे सिंगल लेयर के अंदर जो होती है कुंडलियों की आवश्यक संख्या होती है, तो अपन कहते हैं कि जो खांचों संख्या होती है उसकी आधी होती है। तो खांचों की संख्या से दुगनी नहीं होगा, खांचों की संख्या से आधी। खांचों की संख्या की 1/2 का मतलब होता है आधी। तो यहाँ पे सिंगल लेयर के अंदर अपन बात करेंगे कि यहाँ खांचे तो क्या होते हैं, खांचे तो क्या होंगे, दुगने। और यहाँ पे जो कॉइल होती है, एक कॉइल क्या होती है, तो अपन कहते हैं आधी होती है। यहाँ पे आधी होती है, दुगने। जबकि यहाँ मैं बात करूँ डबल लेयर, तो डबल लेयर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे खांचे और कॉइल दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे खांचे और कॉइल डबल लेयर के अंदर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 3 नंबर आता है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 3 को अपन देखते हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक परिवेष्टन में यदि प्रति फेज कुंडलियों की संख्या ध्रुवों के युग्म की संख्या के बराबर हो तो इसे खालिस्तान कहा जाता है। तो भैया एक परिवेष्टन में यदि प्रति फेज कुंडलियों की संख्या ध्रुवों के युग्म यानी कि जोड़ा, क्या कह रहा है ये, जोड़ा,
प्रति फेज कुंडलियों की संख्या ध्रुवों के युग्म यानी पोलों का क्या है, जोड़ा, पोलों का जोड़ा, जोड़ों की संख्या के बराबर है। भैया पोलों की संख्या के यानी जोड़े के बराबर है किसकी, कुंडलियों की संख्या। तो यहाँ पे कुंडली है, अरे ये कुंडली है तो ये तो है, ये अगर 2 है तो यहाँ पोल की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, 4 होगी। तो यहाँ पे ये क्या होगा, तो अपन कहेंगे ये संतुलित है क्या, तो असंतुलित परिवेष्टन है, संपूर्ण कुंडली परिवेष्टन है, अर्ध कुंडली संयोजन है और संतुलित है। संतुलित तो तब होता जब यहाँ पे कुंडली की संख्या और पोल की संख्या क्या होती, बराबर होती। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुंडलियों की संख्या ध्रुवों के युग्मों की संख्या के बराबर है, यानी कि युग्म का मतलब हो गया जोड़ा, और जोड़ों की संख्या जैसे अपन ने कहा कि भैया ये पोल बराबर तो कितने हैं, 4, भैया 2 जोड़ा है तो ये भी 2 जोड़ा है, तो इस तरह से तो आप कह सकते हो। लेकिन पोल की संख्या की ये बराबर है तो ये क्या होगा, असंतुलित परिवेष्टन यानी वाइंडिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ 2 पोल मशीन वाइंडिंग की कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होती है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, कई बार आ चुका है, पहले भी कई चैप्टरों में आ चुका है। तो यहाँ बात करते हैं अपन कि विद्युत डिग्री बराबर होता है पोल की संख्या बटा 2 इंटू यांत्रिक डिग्री। तो यहाँ पे ये यांत्रिक कोण कह दो चाहे डिग्री कह दीजिए, इसको शॉर्ट में लिखते हैं E बराबर P/2 इंटू थीटा m यहाँ पे। तो मैकेनिकल कोण हो गया, मैकेनिकल जो कोण होता है वो बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है ये। तो यहाँ पे E बराबर P इंटू या अपन बट्टे में 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे इंटू कितना 360, 2 से ये जाएगा तो अपन क्या कहेंगे कि यहाँ पे P इंटू सीधा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ये होता है फॉर्मूला, तो यही है अपना मेन। तो अब वैसे शॉर्ट अपन ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिग्री कितने पोल पर पूछ रहा है, 2 इंटू 180, तो 38 यानी कि 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा दोस्तों, यहाँ अगला प्रश्न आ चुका है और अगला प्रश्न क्या है वो देखिएगा। और अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, अगला प्रश्न आ चुका है, किसी वाइंडिंग में कॉइलों की संख्या प्रति पोल प्रति फेज एक ही हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई। ये कह रहा है किसी वाइंडिंग में कॉइल की संख्या प्रति फेज प्रति पोल एक ही हो, यानी कि यहाँ पे अपन ये कह रहे हैं कि प्रति पोल प्रति फेज एक ही हो तो उसे क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग और उपरोक्त सभी। मेरे दोस्तों यहाँ पे अगर एक पोल में भाई ये है, तो यहाँ पे अगर एक पोल में केवल एक ही होती है वो सिंगल लेयर वाइंडिंग कहलाती है और संतुलित वाइंडिंग कहलाती है। और ये जो होती है ये आपके कौन सी वाइंडिंग कहलाती है, इसे सकेंद्रीय वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वाइंडिंग कहते हैं, सकेंद्रीय वाइंडिंग। और इसी को कहते हैं पर कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये अगला प्रश्न आ चुका है, किसी वाइंडिंग में कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज एक से अधिक है, क्या एक से अधिक है, तो सिंगल लेयर के बजाय वो क्या हो जाएगी, मल्टी लेयर वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है। तो ये तो कौन सी होगी, सेकेंडरी। और यहाँ पे फिर वाइंडिंग आपकी अलग अलग बट जाती है तो उसे वितरित वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वितरित। और जो वितरित वाइंडिंग होती है उसे अपन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहते हैं। तो इसमें प्रति पोल प्रति फेज एक से अधिक क्या होती है, कॉइल होती है, तो उसे अपन वितरित वाइंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा और 7 नंबर प्रश्न आ चुका है, किसी प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के स्टेटर खांचे रिक्त रह जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपकी वितरित वाइंडिंग होती है, वितरित
वितरित वाइंडिंग। जो वितरित वाइंडिंग होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आंशिक, क्या होती है? आंशिक, और आंशिक वितरित, आंशिक वितरित। और एक होती है पूर्ण, पूर्ण वितरित, पूर्ण वितरित। जब वाइंडिंग स्थापित करते हैं तो वाइंडिंगों के मध्य, अगर कॉइलों के मध्य कुछ गैप रह जाता है, कुछ खांचा रह जाता है, कुछ गैप, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कुछ गैप रह जाता है तो वो वाइंडिंग क्या कहलाएगी यहाँ पे। और गैप बिल्कुल भी, गैप बिल्कुल भी नहीं रहता है तो पूर्ण वितरित वाइंडिंग कहलाती है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे आंशिक, भाई ये साफ कह रहा है वाइंडिंग के स्टेटर में रिक्त रह जाते हैं, खांचे रिक्त रह जाते हैं, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? उसे आंशिक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि वितरित वाइंडिंग के स्टेटर में खांचे रिक्त नहीं होते हैं? भैया ये तो कह रहे हैं कि गैप नहीं होता है, खांचे नहीं होते हैं, तो उसे पूर्ण वितरित वाइंडिंग कहते हैं, यानी कि पूर्ण डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या है? किस प्रकार की वाइंडिंग में एक कॉइल ग्रुप की सभी कॉइल सकेंद्रीय प्रकार की होती है? भाई यहाँ पे अपन से पूछा जा रहा है कि एक ही प्रकार की वाइंडिंग में एक कॉइल ग्रुप है, पूरा का पूरा एक कॉइल ग्रुप है कि सभी कॉइल सकेंद्रीय प्रकार की होती है। तो कॉन्सेंट्रेड वाइंडिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है, बैलेंस वाइंडिंग होती है। तो भाई कंसंट्रेटेड होती है और एक कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कहलाती ही है। अगला क्वेश्चन, एक कुंडली से बाहर आने वाले सिरों को क्या कहते हैं? भाई यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये देखिएगा इस प्रकार से यों, ये तो यहाँ पे ये जो भाग होता है ये, इन भाग को तो कहते हैं अपन एक्टिव साइड। क्या कहते हैं? एक्टिव साइड बोलते हैं, एक्टिव साइड। इनको बोलते हैं बैक एंड साइड, बैक एंड साइड। और इनको कहते हैं हम यहाँ पे फ्रंट एंड साइड। ठीक है, और ये जो सिरे हैं जहाँ पे जुड़ते हैं इनको कहते हैं अपन कॉइल लीड, कॉइल लीड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कि बाहर, कुंडली से बाहर आने वाले सिरों को क्या कहते हैं? तो कुंडली की लीड के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन यानी इनको। मेरे दोस्तों ये एक चक्र कहलाता है। ये क्या है? चक्र कहलाता है, यानी कि एक क्या हो जाएगा? एक साइकिल होता है। यहाँ पे फिर अपन कहेंगे कि इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक जो चक्र होते हैं उनको श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया जाता है इस प्रकार से, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उसे कहते हैं कॉइल। क्या कहते हैं? तो उसे हम कॉइल के नाम से जाना जाता है। और 2 या 2 से अधिक कॉइलों का जो समूह होता है उसे अपन वाइंडिंग कहते हैं। तो राइट ऑप्शन तो यहाँ क्या है? ए। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 11 नंबर। और 11 नंबर प्रश्न क्या है? तो देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न है कि एक खुली कुंडली में खालिस्तान होता है। भाई एक कुंडली खुली है, यानी कि मैंने कहा अभी कि इस प्रकार की ये कुंडली है और ये कुंडली इस प्रकार से है, ये वाइंडिंग है, ये सॉरी कॉइल है, और ये बीच में से मैंने कहा कि ये टूटी हुई है। तो यहाँ पे भैया टूटी हुई है, वो साफ कह रहा है कि एक खुली कुंडली में खालिस्तान होता है। तो ये अगर कुंडली खुली हुई है तो बोलो इसमें धारा का मान कितना होगा? तो अपन कहेंगे धारा तो इसमें 0 एम्पियर गुजरेगी। तो भैया प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोध बोलेंगे, प्रतिरोध क्या होता है? इनफाइनाइट यानी अनंत होता है। 0 प्रतिरोध ये तो होगा ही नहीं, अनंत प्रतिरोध अनंत प्रेरण होगा। अनंत प्रतिरोध 0 प्रेरण होता है क्योंकि धारा ही नहीं जाएगी। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे? अनंत प्रतिरोध होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट। अगला प्रश्न होता है यहाँ 12 नंबर,
और 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पे दो क्रमागत फेरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। दो क्रमागत इस तरह है, दो क्रमागत है और फेरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। कुंडली अंतराल यानी वाइंडिंग पिच होता है, परिणामी पिच होता है, अग्र अंतराल होता है और पंक्ति अंतराल यानी बैक पिच होता है। तो भैया इस प्रकार से होता है ये। तो दो क्रमागत फेरे के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे वाइंडिंग पिच, फेरों के दो फेरे हैं तो इनके बीच की दूरी एक ये आता है। तो ये तो फ्रंट पिच होता है, क्या होता है, फ्रंट पिच होता है। और एक होता है यहाँ पे बैक पिच, क्या होता है, यहाँ पे ये होता है पूरा का पूरा ये बैक पिच। और एक होता है यहाँ पे परिणामी पिच YR। तो यहाँ पे दो क्रमागत फेरे हैं, फेरों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, तो अपन सीधा कहेंगे भैया वो क्या कहलाती है, बैक पिच कहलाती है। अगला लीजिएगा, अगला प्रश्न क्या आ रहा है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्मेचर कंडक्टर के संदर्भ में मापी गई दूरी जो कि एक कॉइल आर्मेचर के पीछे कॉइल को आगे बढ़ाती है तो वह क्या कहलाती है। भाई आर्मेचर कंडक्टर है, संदर्भ में मापी गई दूरी एक कॉइल जो आर्मेचर के संदर्भ पीछे कॉइल को आगे बढ़ाती है तो भैया आगे बढ़ाने वाली क्या कहलाती है। पीछे कॉइल को आर्मेचर के पीछे, आर्मेचर है उसके पीछे कॉइल को आगे बढ़ाती है तो उसे फ्रंट पिच कहते हैं, कॉइल पिच कहते हैं, बैक पिच कहते हैं और पोल पिच कहते हैं। तो कॉइल के आर्मेचर को पीछे कॉइल कहते हैं तो उसे कॉइल पिच के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, आर्मेचर वाइंडिंग में दो समीपवर्ती पोल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग है और दो समीपवर्ती पोल के बीच की दूरी होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो भैया उसे परिणामी पिच और कम्यूटेटर पिच, ठीक है, पोल पिच और औसत पिच होता है। तो यहाँ आर्मेचर है और आर्मेचर वाइंडिंग के दो समीपवर्ती पोल यानी कि एक पोल ये है, ठीक है, और एक पोल ये है। तो समीपवर्ती पोल के बीच की दूरी होती है पोल पिच, तो उसे क्या कहते हैं, सीधा सीधा पोल पिच कहते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, तो 4 पोल मशीन वाइंडिंग की कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होती है। तो भैया 4 पोल पर विद्युत डिग्री ज्ञात करनी है। तो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था अपन ने, इस प्रकार से P इंटू सीधा क्या कर दीजिए 180 डिग्री कर दीजिए, यहाँ पे निकल जाएगा। तो 4 इंटू यहाँ पे 180 है, 18 चौक कितना होता है 72 यानी कि 720 डिग्री होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जिस विधि में पोलों की संख्या पर ध्यान दिए बिना, यानी ये कह रहा है कि पोल की संख्या पे ध्यान ही मत दीजिए आप, ध्यान दिए बिना आर्मेचर कुंडलन यानी कॉइल को समांतर पथों में विभाजित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। भैया ऐसी कौन सी वाइंडिंग है जो बिना पोल पे ध्यान दिए ही वो समांतर पथों में विभाजित हो जाते हैं। तो अपन को ये पता है कि भैया एक वाइंडिंग है लेप वाइंडिंग और एक वाइंडिंग है यहाँ पे वेव वाइंडिंग। लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। इसमें तो पोल प्रयोग किए जाते हैं लेकिन यहाँ पे भैया पोल प्रयोग नहीं करते हैं। ये सीधी कितनी होती है, A बराबर 2 होते हैं। तो इसमें जो पोल होते हैं इसके ऊपर निर्भर नहीं होता है। तो यहाँ पे साफ कह रहा है बिना, तो यहाँ पे वेव वाइंडिंग होता है। वेव वाइंडिंग के अंदर ध्यान रखिएगा, जो वेव वाइंडिंग होती है ये एक प्रकार की श्रेणी वाइंडिंग होती है और श्रेणी वाइंडिंग में धारा समान होती है और जो समान होता है वो निम्न होता है, जो और वो वोल्टेज क्या होता है इसमें उच्च। जबकि यहाँ पे लेप वाइंडिंग एक प्रकार की समांतर वाइंडिंग होती है और समांतर में वोल्टेज समान होता है, जो समान होता है वो निम्न होता है, तो धारा इसमें क्या हो जाएगी, उच्च। तो लेप वाइंडिंग में मेरे दोस्तों वोल्टेज निम्न होता है, धारा उच्च होती है।
जबकि वेव वाइंडिंग में धारा निम्न होती है और वोल्टेज क्या होता है, उच्च होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके वेव वाइंडिंग होती है। दोस्तों प्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या होती है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग का मतलब होता है वह वाइंडिंग जो आगे बढ़ने की दिशा में आगे बढ़े बिना ओवरलैप किए, उसे प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहते हैं। एक जस्ट इसका विपरीत होता है रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, यानी आगे बढ़ने की दिशा में आगे तो बढ़ेगा लेकिन विपरीत चलते हुए और एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए आगे बढ़े, तो उसे रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न लेकर आए हैं यहाँ पे, और ये क्या कह रहा है तो आइए समझते हैं। यहाँ पे दो नज़दीकी पोलों के बीच की दूरी, दोस्तों अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था यहाँ पे कि दो नज़दीकी पोल है इस प्रकार से, ये तो दो नज़दीकी पोल हैं, तो इसके मध्य पोल की जो दूरी होती है यही पोल पिच कहलाती है। अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ 18 नंबर, और 18 नंबर क्या कह रहा है, यदि वाइंडिंग में क्वाइल पिच पोल पिच से अधिक है, यानी कि क्या कह रहा है ये, क्वाइल पिच पोल पिच से अधिक है। एक है पोल पिच और पोल पिच से ये क्या है, अधिक। तो अधिक है तो इसे क्या कहते हैं अपन, भाई क्वाइल पिच अधिक है तो इसे कहते हैं लॉन्ग पिच, यानी कि लॉन्ग पिच कहा जाता है। क्या कहते हैं, लॉन्ग पिच। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे लॉन्ग पिच। एक होता है क्वाइल पिच जो होती है अगर वो छोटी हो किससे, पोल पिच से, तो यहाँ पे अपन कहेंगे तो वो क्या होती है शॉर्ट पिच, ये शॉर्ट पिच होती है। अगर यहाँ पे क्वाइल पिच बराबर होती है किसके, पोल पिच के, तो यहाँ पे वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है फुल पिच। क्या कहलाती है, फुल पिच कहलाती है। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, ये सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से लिखी है। तो यहाँ पे क्वाइल पिच का मान ज़्यादा है पोल पिच से, तो वो लॉन्ग पिच कहलाती है। अगर क्वाइल पिच छोटी है पोल पिच से, तो वो आपकी कहलाती है शॉर्ट पिच, और क्वाइल पिच बराबर हो पोल पिच के, तो वो आपकी फुल पिच कहलाती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कुंडली की जो पिच है पोल पिच से क्या है, अधिक है, तो वो आपकी लॉन्ग पिच कहलाती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, यदि वाइंडिंग में क्वाइल पिच पोल पिच से कम है। अब ये क्वाइल पिच क्या कह रहा है, कि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है तो वो क्या कहलाएगी, शॉर्ट पिच कहलाएगी। तो शॉर्ट कार्ड वाइंडिंग कहलाती है। अगर दोनों बराबर है तो वो क्या कहलाएगी, फिर पोल पिच कहलाती है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, एक कंडक्टर संवाहक जिसमें श्रृंखला में कई सारे टर्न जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था, आपको थोड़ा सा अगर ध्यान हो तो वहाँ वो वाइंडिंग क्या कहलाती है। मैंने कहा था कि भैया एक ये क्या होता है, ये एक चक्र होता है, ये एक चक्र है, और अनेक चक्रों को इस प्रकार से अगर जोड़ दिया जाए श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, ये तो इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे क्वाइल। अरे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं क्वाइल कहते हैं। तो इसे कुंडली पक्ष कहेंगे, कुंडली पार्ट क्वाइल स्पैन कहेंगे, या कुंडली कहेंगे। ओनली फॉर अपन क्या कहेंगे, इसको कुंडली कहते हैं, यानी कि क्वाइल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, और अगला 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे 6 पोल मशीन वाइंडिंग की कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होती है। अब 6 पोल पर पूछ रहा है ये, तो यहाँ पे ये P इंटू सीधा 180 डिग्री कर दीजिए। तो P का मान है 6, तो यहाँ पे सीधा अपन ने ये किया 18 पंजो 90 18 चिकी 108, यानी कि यहाँ पे सीधा कहेंगे 1080 डिग्री। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जिस विधि में पोलों की संख्या पर ध्यान देते हुए, क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है पोलों की संख्या पर ध्यान देते हुए आर्मेचर कुंडलन यानी क्वाइल को समांतर
पथों में विभाजित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एक होती है यहाँ पे लैप वाइंडिंग और एक होती है यहाँ पे वेव वाइंडिंग। इसमें समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है, जबकि यहाँ पे ए बराबर कितना होता है, तो अपन कहते हैं 2 होता है। तो भैया यहाँ पे साफ कह रहा है वो पोलों की संख्या पर ध्यान देते हुए, तो पोलों की संख्या पे ध्यान तो देंगे तो कौन सी कहलाएगी, वो लैप वाइंडिंग कहलाती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है, लैप वाइंडिंग में पोल संख्या होती है। भैया लैप वाइंडिंग में पोल संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे ये लैप वाइंडिंग है। अरे लैप वाइंडिंग को अपन क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं गमना गमन वाइंडिंग कहते हैं। इसी को अपन कहते हैं क्या, समांतर। इसी को समांतर वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। ये समांतर वाइंडिंग होती है तो इसमें समान क्या होता है, इसमें समान क्या होता है, समान वोल्टेज तो इसमें क्या होगा, निम्न, लेकिन इसमें धारा क्या होगी, उच्च होती है। ये लैप वाइंडिंग कहाँ प्रयोग की जाती है, तो अपन कहेंगे कि निम्न वोल्टेज उच्च धारा क्षमता की जो मशीन होती है वहाँ पे इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये लैप वाइंडिंग है, और लैप वाइंडिंग जो होती है इसमें समांतर पथों की संख्या होती है, वो किसके समान होती है, तो अपन कहेंगे यहाँ पे पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो लैप वाइंडिंग में पोल की संख्या क्या होती है, समांतर पथों के क्या होती है भैया, बिल्कुल बराबर होती है। जबकि वेव के अंदर, यहाँ पे वेव के अंदर पूछ ले तो ए बराबर कितना होता है, सीधा अपन कहेंगे इसके अंदर समांतर पथों की संख्या केवल क्या होती है, 2 होती है। अगला क्वेश्चन, वेव वाइंडिंग में पोल की संख्या, ये लो सीधा सीधा अभी आपने ने बताया, और यहाँ पे सीधा सा अपन क्या दे देंगे, यहाँ पे 2 दे देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा, 25 नंबर प्रश्न है, और 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पे एक 3 फेज एसी स्टेटर यानी कि वेस्टर्न में प्रति समूह कुंडलियों की संख्या निम्नलिखित में से किसके समान होती है, किसके समान होती है भाई। 3 फेज एसी स्टेटर वेस्टर्न में प्रति समूह कुंडलियों की संख्या निम्नलिखित में से किसके समान होती है। द्रोहों की संख्या के अनुसार फेजों की संख्या, द्रोहों की संख्या के अनुसार कुल कुंडलियों की संख्या, कुंडली समूहों की संख्या के अनुसार कुल कुंडलियों की संख्या। तो भैया यहाँ पे कुंडली समूहों की जो संख्या के अनुसार कुल कुंडलियों की संख्या होती है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी होता है। अगला लीजिएगा, और 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो ये देखिएगा, निम्नलिखित वाइंडिंग में से एक में सभी कॉइल एक श्रृंखला में एक प्रगतिशील यानी आगे बढ़ते हुए लहर के रूप में जुड़े हुए हैं, और इसमें पोलों की संख्या के बावजूद आर्मेचर धारा के लिए सिर्फ 2 भाग होते हैं, जिसे कालिस्तान कहा जाता है। ये कह रहा है कि पोलों की संख्या के बावजूद, यानी पोल यूज में नहीं ले रहे हैं, और लास्ट में केवल 2 भाग होते हैं यानी 2 सिरे होते हैं। तो मेरे दोस्तों ये लहरदार, लहर का मतलब क्या है, तरंग, और तरंग का मतलब कौन सी वाइंडिंग है, तरंग यानी कि वेव वाइंडिंग। कौन सी है, वेव वाइंडिंग होती है। तो राइट ऑप्शन सीधा क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा आता है कि जो वेव वाइंडिंग होती है वो श्रेणी क्रम में होती है, और श्रेणी वाइंडिंग होती है तो ये केवल 2 तार आके लास्ट में निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर, और ये 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा, विद्युत वाइंडिंग में निम्नलिखित में से किस विसंवाहक यानी इंसुलेटर सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो भैया विद्युत वाइंडिंग में निम्नलिखित में से किस विसंवाहक यानी कि इंसुलेटर सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो भैया किसका उपयोग करेंगे, तो वो देखिएगा, फ्रेस्पोन का, रबर का, संगमरमर का और फाइबर ग्लास का अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ विद्युत वाइंडिंग में निम्नलिखित में से किस विसंवाहक यानी इंसुलेटर का अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ रबर, फाइबर ग्लास, संगमरमर, रबर। तो यहाँ अपन किसका प्रयोग करेंगे, प्रेसपान का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 28 नंबर, और 28 नंबर क्या कह रहा है कि आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में
सामने वाले पिच और पीछे के पिच के बीच का संबंध खालिस्तान द्वारा निरूपित किया जाता है। तो शून्य, ऋणात्मक संकेत, धनात्मक संकेत और अनंत होता है। भाई यहाँ पे साफ कहा गया है सामने वाला पिच होगा और पीछे वाला पिच होगा के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है, वो धनात्मक संकेत होता है। अगला लीजिएगा, यहाँ पे यदि ध्रुवों की संख्या 4 है, पोल की संख्या 4 है और स्लॉट की संख्या 24 है तो ध्रुव पिच क्या है, यानी पोल पिच। शुरू का ही क्वेश्चन था शायद ये, पोल जो पिच है, पोल पिच बराबर क्या है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे क्वाइलों की संख्या यहाँ पे स्लॉट की संख्या कह दीजिए आप, स्लॉट की संख्या बटा पोल। तो यहाँ पे स्लॉट की संख्या है वो 24 है और बटे में क्या है 4, तो 6 चौक का 24 यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्रुव पिच कितना होगा 6। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 30 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या है, एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े दो कुंडल सिरों के बीच की दूरी क्या होती है। तो ये क्या कह रहा है, एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट, भाई ये कम्यूटेटर सेगमेंट है ये, और एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ रहे हैं, तो भाई ऐसे हो सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे अगर ये क्वाइल है तो क्वाइल तो भैया ऐसे होगी यहाँ पे, ठीक है, और ये इस पे नहीं जुड़ेगी तो ये इस पे जुड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं इस प्रकार से, ये तार तो आ गया इस पे, सॉरी ये इस प्रकार से होगा ना, ये यानी यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, तो इस प्रकार से है। तो यहाँ एक ही क्वाइल के एक सिरे, सॉरी ये कैसे बना दिया मैंने, एक ही क्वाइल, एक मिनट, एक ही कम्यूटेटर पूछ रहा है ना, एक ही कम्यूटेटर है, तो यहाँ पे इधर की एक क्वाइल रहेगी, ये एक क्वाइल रहेगी ये, तो इसका इस तरह से अपन जोड़ेंगे, यहाँ से इस तरह, और इसको इस तरह जोड़ेंगे, जबकि एक जैसे दूसरी क्वाइल है और दूसरी क्वाइल अपन ने ली यूँ, तो इसका यूँ हो जाता है। तो यहाँ पे एक ही सेगमेंट पर ये दो क्वाइल अपन जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या कहलाता है, एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े दो कुंडली सिरों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, बैक पिच कहेंगे, फ्रंट पिच कहेंगे, वक्र पिच कहेंगे, कम्यूटेटर पिच कहेंगे। तो भैया यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, भाई यहाँ पे सीधा सीधा है कि ये सीधा यूँ है। अगर ये एक ही कुंडली होती, एक ही कुंडली ये होती ये, तो ये आपकी इस प्रकार से जुड़ती यहाँ पे, और ये जुड़ती, तो इसके बीच की जो दूरी होती है इसे हम कम्यूटेटर पिच कहते हैं। यानी एक ही क्वाइल के दो सिरे अलग अलग सेगमेंट पर जुड़े होते हैं, इनके बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहेंगे, तो अपन कम्यूटेटर पिच कहते हैं। लेकिन एक ही सेगमेंट पर ये जुड़ रहा है तो इसे अपन क्या कहेंगे, तो इसे अपन बैक पिच के नाम से जाना जाता है। अगला लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में क्वाइल या ओवरलैप करते हैं और कुंडली रखने के बाद आर्मेचर पीछे की दिशा में घूमता है। निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में क्वाइल ओवरलैप करते हैं और कुंडली रखने के बाद आर्मेचर के पीछे की दिशा में घूमता है, तो उसे क्या कहते हैं। भैया ओवरलैप कर रहा है तो सीधी बात है वो कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी, वो लैप वाइंडिंग होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। अगला 32 नंबर प्रश्न क्या है, और 32 नंबर प्रश्न देखिएगा, स्टेटर के स्लॉट की संख्या से ध्रुवों की संख्या के अनुपात को खालिस्तान कहा जाता है। तो कुंडली थ्रो कहते हैं, कुंडली स्पैन कहते हैं, ध्रुव पिच कहते हैं, कुंडली पिच के नाम से जाना जाता है। भैया यहाँ पे स्टेटर के स्लॉट की संख्या से ध्रुवों की संख्या, भाई यहाँ पे स्लॉट की संख्या ऊपर आ गई, ध्रुवों की संख्या नीचे आ गई, तो उसे पोल पिच कहते हैं, यानी कि ध्रुव पिच के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है
कि वो वाइंडिंग जिसमें प्रत्येक स्लॉट में केवल एक ही साइड होती है तो उसे क्या कहा जाता है। भैया अगर एक ही स्लॉट में एक ही साइड होती है तो उसे सिंगल लेयर वाइंडिंग यानी कि एकल परत वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। अगर दो है तो डबल और दो से अधिक है तो उसे मल्टी लेयर वाइंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलन कॉइल के शुरुआती और समाप्ति किनारों कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी पर जुड़े होते हैं। भाई ये कह रहा है कि शुरुआती और समाप्ति जो होते हैं किनारे कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े होते हैं तो उसे तो वेव वाइंडिंग कहते हैं। वेव हो गया और वेव हो गया। इसमें ड्यूप्लेक्स का कोई दिया क्या जिक्र नहीं दिया तो सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न है कि वाइंडिंग जिसमें कुंडलन कॉइल के दो किनारों के बीच की दूरी फुल पिच कॉइल से कम होती है। फुल पिच कॉइल से कम होती है तो उसे क्या कहते हैं। भाई वाइंडिंग है जिसमें कुंडलन कॉइल के दो किनारों के बीच की जो दूरी होती है फुल पिच वाइंडिंग से कम होती है तो उसे क्या कहते हैं। फ्रंट पिच वाइंडिंग, बैक पिच वाइंडिंग, पोल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो उसे दूरी किनारे फुल पिच वाइंडिंग से कम होती है तो उसे हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। अगला है एक फेज मोटर में सबसे अधिक कॉमन वाइंडिंग कौन सी है। तो भैया यहाँ पे बात करते हैं कि सिंगल फेज के अंदर जो मोटर होती है उसके अंदर अपन सकेंद्रीय वाइंडिंग सकेंद्रीय वाइंडिंग हम प्रयोग करते हैं। थ्री फेज होता है तो थ्री फेज के अंदर अपन कौन सी वाइंडिंग प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे अपन बास्केट वाइंडिंग हम प्रयोग करते हैं। तो सिंगल फेज में पूछ रहा है तो सेकेंडरी यानी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग हम प्रयोग करते हैं। अगला आता है 37 नंबर प्रश्न और 37 नंबर क्या कह रहा है कि 5 पोल मशीन वाइंडिंग की कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री होगी। तो भैया कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होती है तो यहाँ पे अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे सीधा सा अपन करते हैं कि यहाँ थीटा इलेक्ट्रिकल होता है और पोल की संख्या में 2 का भाग दे दीजिए और यहाँ पे मैकेनिकल डिग्री ले लीजिए एम। तो यहाँ पे अब मैकेनिकल डिग्री कितनी होती है तो अपन कहेंगे 360 डिग्री। इनटू में आप पोल कर लीजिए और बटे में 2 इंटू बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पे ये। तो ये तो अपना फॉर्मूला है। 2 से ये गया सीधा 180। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर क्या हो गया P इंटू 180 हो गया। तो P का मान कितना है यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 180 18 पंजो 90 यानी कि 900 डिग्री राइट ऑप्शन हो जाएगा। छांट लीजिए कहाँ है भैया, यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई। 18 पंजो 90 होता है, यहाँ ऑप्शन है ही नहीं। आप एक काम कीजिए, एक ऑप्शन आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी को क्या कर लीजिए आप 9 कर लीजिए, यहाँ पे 9 कर लीजिए यानी 900 डिग्री। क्योंकि यहाँ सीधा सीधा है, जितने भी पोल हो उनको सीधा इंटू कर लीजिए। तो 18 पंजो 90 होता है यानी कि 900 डिग्री। तो राइट ऑप्शन अपन क्या कर लेंगे, इसको यहाँ बी ऑप्शन कर लेंगे। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा और 38 नंबर प्रश्न क्या है तो यहाँ पे कि वो वाइंडिंग जिसमें प्रत्येक स्लॉट में 2 साइड होती है उसे क्या कहते हैं। भाई ये कह रहा है कि इस प्रकार से है और यहाँ पे जो प्रत्येक खांचे हैं, प्रत्येक स्लॉट में 2 साइड होती है। 2 साइड का मतलब 2 कॉइल होती है इस तरह। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई। 2 साइड होती है तो उसे डबल लेयर वाइंडिंग यानी कि दोहरी परत कहते हैं। अगर यहाँ सिंगल होती, केवल ये ही होती यूँ, तो इसे सिंगल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। 2 होती है तो डबल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। 2 से अधिक होती है तो उसे मल्टी लेयर वाइंडिंग कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोहरी परत यानी कि डबल लेयर वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 39 नंबर प्रश्न है कि एक फेज मोटर में उपयोग की जाने वाली वाइंडिंग। भैया थोड़ी सी देर पहले अपन ने पढ़ा था, यहाँ पे एक फेज और एक फेज में कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग हम प्रयोग करते हैं। जबकि ध्यान रखिएगा 3 फेज जो होता है, 3 फेज के अंदर जो प्रयोग करते हैं वो बास्केट वाइंडिंग हम प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न आ चुका है। और 3 फेज मोटरों में उपयोग की जाने वाइंडिंग है, तो भैया 3 फेज के अंदर सीधा सीधा से अपन कहेंगे कि बास्केट वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो बास्केट वाइंडिंग होती है ये डिजाइन कैसे प्रकार की होती है, तो अपन कहते हैं बास्केट वाइंडिंग भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है डबल लेयर वाइंडिंग और एक होती है यहाँ पे सिंगल लेयर वाइंडिंग। तो यहाँ पे इस प्रकार से अपन डिजाइन तैयार करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे जो आपकी बास्केट वाइंडिंग होती है वो इस प्रकार से होती है। तो ये दिखने में इस प्रकार से दिखेगी, तो ये डबल लेयर वाइंडिंग है। और अगर उसमें 2 इस तरह पोल दिख जाए आपको तो वो सिंगल लेयर वाइंडिंग होती है। तो डबल लेयर और सिंगल लेयर, तो बास्केट वाइंडिंग इस प्रकार से होती है। एक होती है डायमंड कॉइल, एक होती है कॉन्सेंट्रिक और एक होती है मेश प्रकार की वाइंडिंग। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे, और 41 नंबर क्वेश्चन है। और 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे 3 फेज कुंडलन में फेजों के बीच अंतर खालिस्तान विद्युत का होता है। तो भैया यहाँ पे 3 फेज है और 3 फेज वाइंडिंग डालते हैं तो सिंगल फेज, आपसे क्वेश्चन पूछे सिंगल फेज में कितना डिग्री अंतर होगा, तो अपन बोलेंगे 90 डिग्री होता है। तो 3 फेज में कितना होगा, तो 3 फेज में 120 डिग्री का अंतर होता है। तो राइट ऑप्शन सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए होता है, यानी 120 डिग्री। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और 42 नंबर प्रश्न है। और 42 नंबर प्रश्न क्या है, तो यहाँ 42 नंबर प्रश्न है कि तरंग कुंडलन में औसत पिच होता है। तो भैया यहाँ पे जो तरंग कुंडलन में औसत पिच होता है, सम होता है, विषम होता है, भिन्नात्मक होता है, विषम अथवा सम होता है। जो औसत पिच होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सम होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। तो अगला प्रश्न क्या है कि एक 6 पोल यानी 6 ध्रुव सिंप्लेक्स तरंग कुंडलन आर्मेचर में धारा के समांतर पथ होते हैं। भैया यहाँ पे आपसे सिंप्लेक्स कहा गया है और तरंग यानी वेव वाइंडिंग कहा गया है। तो वेव वाइंडिंग के अंदर भैया पोलों की जो संख्या आर्मेचर पथों की संख्या होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। लेकिन अगर सिंप्लेक्स है, देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं सिंप्लेक्स है, तो सिंप्लेक्स का मतलब होता है 1, और 2 को 1 से इंटू करो तो 2 ही आएगा सिंप्लेक्स में। फिर आता है जैसे कि अपन बात करते हैं ड्यूप्लेक्स, और ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है 2, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो सीधा आ जाएगा 4। एक होता है ट्रिप्लेक्स, क्या होता है ट्रिप्लेक्स, और ट्रिप्लेक्स जो होता है ड्यूप्लेक्स ट्रिप्लेक्स, तो ट्रिप्लेक्स में 3 होता है और 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 होता है। और एक होता है एक्वा ड्रूप्लेक्स, तो एक्वा ड्रूप्लेक्स का मतलब होता है 4 और 4 इंटू 2 करते हैं तो 8 होता है। तो ये आप कैसे भी पूछे, सिंप्लेक्स का पूछे तो 2, ड्रूप्लेक्स का पूछे तो 4, ट्रिप्लेक्स का पूछे तो 6 और एक्वा ड्रूप्लेक्स का पूछे तो 8 होता है। 43 नंबर हो गए। और यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न की ओर अग्रसर हैं अपने यहाँ पे। तो 44 नंबर प्रश्न को देखिएगा। और 44 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें नहीं बताया था क्या, हाँ 6 ध्रुव है, तो भैया पोल की संख्या कितनी भी हो तो यहाँ पे केवल अपन 2 ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि वेव वाइंडिंग है तो 2, क्योंकि पोलों की संख्या पे अपन डिपेंड नहीं होते हैं। 44 नंबर में देखिएगा। तो यहाँ पे एक 6 फेज जनित्र में प्रत्येक फेज व वाइंडिंग के बीच कला अंतर यानी खालिस्तान विद्युत डिग्री के अंतर पर होता है। भैया यहाँ पे 6 फेज के लिए कह रहा है। अपन को पता है कि 360 होता है और 360 में 6 का भाग देते हैं तो यहाँ 36 यानी कि 6 0 यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भाई 6 फेज के लिए देते हैं, 3 के लिए देते हैं तो 3 एकम 1 2 0 120 डिग्री आता है 3 के लिए। तो यहाँ 6 के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा। और यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न है। और 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक 4 पोल मशीन के लिए एक ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी लैप वाइंडिंग में, तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की जो संख्या होती है वो पोल की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन
सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स। और सिंप्लेक्स का मतलब होता है एक। यहाँ पे बात करते हैं ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या है? दो। यहाँ पे बात करते हैं ट्रिप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स का मतलब ट्रिप्लेक्स। ट्रिप्लेक्स का मतलब होता है तीन। और यहाँ पे बात करते हैं एक्वाड्रुप्लेक्स। एक्वाड्रुप्लेक्स और एक्वाड्रुप्लेक्स का मतलब होता है चार। तो भैया यहाँ पे एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है। तो यहाँ सिंप्लेक्स क्या है? तो यहाँ पे अपन कहेंगे A बराबर P होता है। तो इंटू सीधा क्या कर दीजिए? P से कर दीजिए। इंटू सीधा P से कर दीजिए। और P कितना है? 4। अब पूछ कौन सा रहा है? तो ड्यूप्लेक्स के पास चले जाइए। और यहाँ P का मतलब क्या है? 4। तो 4 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C ऑप्शन होता है। इस प्रकार से अपन किसी भी का निकाल सकते हैं। सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रुप्लेक्स, किसी का भी अपन निकाल सकते हैं। जो भी मान है उसको पोल की संख्या से सीधा इंटू कीजिएगा। 46 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं दोस्तों। और ये वाइंडिंग के प्रश्न चल रहे हैं। और वाइंडिंग जो है ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है। 46 नंबर, डीसी धारा के लिए लैप वाइंडिंग खालिस्तान धारा, खालिस्तान वोल्टता के लिए उपयुक्त है। भैया यहाँ पे लैप वाइंडिंग की बात कर रहा है। यहाँ पे अपन दोनों ही समझ लेते हैं। एक होता है लैप वाइंडिंग और एक होता है वेव वाइंडिंग। अगर मैं इनके उपनाम की बात करता हूँ तो इसे गमन वाइंडिंग कहते हैं, या फिर इसी को चढ़ाऊ कुंडलन भी कहते हैं। और इसे अपन क्या कहते हैं? लैप वाइंडिंग को समांतर वाइंडिंग कहते हैं। तो ये यहाँ पे बात करते हैं वेव वाइंडिंग। और वेव जो वाइंडिंग होती है इसे अपन तरंग वाइंडिंग कहते हैं। और तरंग वाइंडिंग कहते हैं तो इसे श्रेणी वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें धारा होती है, धारा का मान क्या होता है? निम्न होता है। जबकि वोल्टेज का मान क्या होता है? उच्च। जबकि इसके अंदर वोल्टेज का मान क्या होता है? निम्न होता है। और धारा का मान क्या होता है? उच्च होता है। इसके अंदर क्या होता है? जो समांतर पथों की जो संख्या होती है वो पोल की संख्या के बिल्कुल बराबर होती है। जबकि इसके अंदर ए बराबर 2 होते हैं। यानी कि समांतर पथ जो होते हैं ये भैया पोल के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, जबकि ये पोल के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब आपसे पूछ क्या रहा है? डीसी धारा के लिए जो लैप वाइंडिंग है, क्योंकि यहाँ लैप और वेव जो दोनों वाइंडिंग है ये डीसी की बंद वाइंडिंग होती है। डीसी में क्या होती है? ये बंद वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे लैप है। लैप के अंदर भैया धारा क्या होती है? धारा उच्च होती है और वोल्टेज निम्न होता है। धारा उच्च होती है और वोल्टेज निम्न होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा। और 47 नंबर आ चुका है। और 47 नंबर में अब पूछ क्या रहा है? तो ये वेव पूछ रहा है। अरे तो वेव के अंदर क्या दिया है? तो धारा तो कम होती है और वोल्टेज क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो धारा तो कम होती है और वोल्टेज क्या होता है? उच्च। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न आ चुका है 48 नंबर। और 48 नंबर क्या है यहाँ पे? तो ये देखिएगा 48 नंबर। 48 नंबर है, डीसी कंपाउंड जनरेटर में किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है? भैया डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है तो यहाँ पे अपन कहते हैं जैसे कि डीसी कंपाउंड जनरेटर है तो एक होती है इसमें आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में यहाँ पे एक फील्ड वाइंडिंग होती है। आर्मेचर के समांतर में एक शंट वाइंडिंग होती है जो पतले तार अधिक लपेट की होती है। और इस प्रकार से ये एक डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है। भैया एक वाइंडिंग तो ये होती है, एक ये होती है और एक ये होती है। तो इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर का प्रतिरोध जो होता है वो मेरे दोस्तों सबसे कम होता है। जबकि बात करते हैं यहाँ पे शंट का, तो शंट का जो प्रतिरोध होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि ये जो होती है शंट, ये आपकी किसकी बनी होती है? तो पतले तार और अधिक लपेट की बनी होती है। जबकि आर्मेचर जो होती है ये मोटे तार की और
कम लपेट की बनी होती, कम लपेट। इसका जो प्रतिरोध होता है लगभग 1 ओम से कम होता है। जबकि यहाँ सीरीज होती है तो सीरीज क्या होती है, आर्मेचर से तो ज़्यादा प्रतिरोध होता है लेकिन शंट से कम होता है। तो ये पूछ रहा है सबसे निम्न किस में है। अरे तो सबसे निम्न तो भैया आर्मेचर के अंदर पाया जाएगा, सबसे निम्न तो आर्मेचर में, और सबसे ज़्यादा पूछे तो शंट के अंदर होता है। अगला आता है कंपन सेटिंग वाइंडिंग कैसे तारों की बनी होती है। तो भैया कंपन सेटिंग जो वाइंडिंग होती है, ये कंपन सेटिंग जो वाइंडिंग होती है ना, ये आपकी मोटे तार और कम लपेट की बनी होती है। तो ये आपकी जो कंपन सेटिंग वाइंडिंग होती है, ये मोटे तार कम लपेट की बनी होती है। दूसरा अपन ये कहेंगे कि ये आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन विपरीत दिशा में संयोजित होती है। जैसे कि आर्मेचर वाइंडिंग ये होती है तो यहाँ कंपन सेटिंग वाइंडिंग इस प्रकार से ये विपरीत दिशा में संयोजित करते हैं। तो मोटा तार और कम टर्न होता है। और मेरे दोस्तों यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और ये 50 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं इसे। आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से कौन से विकल्प से आर्मेचर कोर के सही आकार और माप में वाइंड की जाती है। तो भैया आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में से आर्मेचर कोर के सही आकार और माप में वाइंडिंग की जाती है। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर्मेचर के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से कौन सी वाइंडिंग स्थापित करते हैं। भैया तांबा तार की होनी चाहिए और उसके ऊपर वार्निश चढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की तो भैया आती ही नहीं है, तांबे की आएगी ये तो पता है, लेकिन नंगा तांबे रहेगा कि नहीं, तो उसको एनामेल्ड करके लपेट जाता है, यानी विद्युत रोधी तांबा तार कह सकते हो, अलनीकृत तांबा तार आप कह सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न की ओर अपन आ चुके हैं। तो यहाँ पे यदि एक डीसी मशीन में कुंडलियों में 72 चालकों का उपयोग किया जाता है तो दिक् परिवर्तक खंडों की आवश्यकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट्स की बात कर रहा है यहाँ पे। तो अपन को पता है कि यहाँ पे क्वाइल की संख्या जो होती है वो आपके कम्यूटेटर सेगमेंट्स के क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। तो यहाँ पे क्वाइल यानी कुंडली की संख्या 72 है, तो कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या B कितनी होगी, 72 होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्वाइल के सिरे कम्यूटेटर के किस भाग पर संयोजित होते हैं। तो अपन कहेंगे राइजर पर। किस पर होते हैं, राइजर पर। कम्यूटेटर सेगमेंट किसके बनाए जाते हैं, तो अपन कहेंगे कठोर तांबे के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, कठोर तांबे के बनाए जाते हैं। दो सेगमेंट्स के मध्य में क्या भरा जाता है, तो यहाँ अपन बात करेंगे कि वहाँ माइका भरी जाती है। क्या भरी जाती है, माइका। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 72 होता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे मेरे दोस्तों 52 नंबर। क्या 52 नंबर प्रश्न है, और 52 नंबर क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। इंटरपोल की वाइंडिंग आर्मेचर के साथ में कैसे संयोजित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये। तो यहाँ पे ये क्या है, तो ये है हमारे जनरेटर के फील्ड पोल होते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इसे को कहते हैं अपन फील्ड पोल कहते हैं। ये जो फील्ड पोल होते हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे क्या दिए जाते हैं, तो ये पोल होते हैं, और इसको कहते हैं अपन इंटरपोल कहते हैं। इंटरपोल कहते हैं, और इस इंटरपोल पर वाइंडिंग लपेटी जाती है, जिसे हम कहते हैं इंटरपोल वाइंडिंग। क्या कहते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग कहते हैं। ये जो इंटरपोल वाइंडिंग होती है, ये फील्ड पोल की तुलना में कितनी होती है, 1/3 होती है। ये जो वाइंडिंग होती है, ये आपके मोटे तार व कम लपेट की होती है। इसका जो प्रतिरोध होता है, वो प्रतिरोध क्या होता है,
कम होता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो अपन कहते हैं, अगर उपयोग की बात करते हैं, उपयोग, तो यहाँ पे जनरेटर के अंदर भैया कम्यूटेशन व आर्मेचर रिएक्शन, यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इंटरपोल जो वाइंडिंग होती है, ये इंटरपोल वाइंडिंग ध्यान रखिएगा, ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में तथा ये विपरीत दिशा के अंदर अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आर्मेचर के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन ये विपरीत दिशा में संयोजित की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा अपन ने निचोड़ दे दिया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुल प्रश्न। यहाँ पे देखो जो बने जो आए वो मैंने पूरे के पूरे ले लिए हैं। इसमें थोड़े से प्रश्न कम रह गए, वो अपन अगले चैप्टर में अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो जो आपका वाइंडिंग जो चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो अगले जो चैप्टर होता है, अगला चैप्टर जो भी आएगा, उसके अंदर अपन बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों।